तो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या होता है, बेसिकली हम किसी भी प्रोडक्ट को जिसे हम सेल करते हैं उसकी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करते हैं कि जिस चीज़ को हम बेच रहे हैं उसकी कास्ट कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को कितनी पड़ रही थी। ठीक है, वो एक जेनेरिक ओवरव्यू था। उसमें क्या होता है कि रॉ मटेरियल, लेबर, एफओएस को हम ऐड करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आ जाती है। फिर कुछ इन्वेंट्रीज हमारे पास पड़ी होती है, हम उनके भी एडजस्ट करते हैं तो हमने जो चीज़ें सेल की होती हैं उनकी कास्ट का हमें अंदाज़ा हो जाता है। नॉर्मली कंपनीज में मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स एट अ सेम टाइम बन रही होती हैं, तो हमने वही अप्रॉक्सीमेटली कास्ट ऑफ गुड सोल्ड बनानी होती है, लेकिन उसके लिए बाकायदा से कुछ प्रोसेस किए जाते हैं। इन प्रोसेस को हम कास्ट एक्यूमुलेशन सिस्टम कहते हैं कि इनकी कास्ट को कैसे एक्यूमुलेट करके इनकी रिपोर्टिंग कैसे की जाए। कास्ट एक्यूमुलेशन सिस्टम में दो तरह के सिस्टम आते हैं, एक होता है जॉब ऑर्डर कास्टिंग और एक होती है प्रोसेस ऑर्डर कास्टिंग। ये चैप्टर नंबर 6 आपकी स्क्रीन में, ये मैंने आपको स्कैन करके एक बुक से भेजा है। ये काफ़ी कम्प्रीहेंसिव था, आप इसी को फॉलो करें, वैसे बुक में भी ठीक है लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जॉब ऑर्डर या जॉब कास्टिंग होती क्या है। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ थ्योरीज में उसने हमें एक्सप्लेन किया है। तो ये जो बॉक्सेस में चीज़ें हैं मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक कास्टिंग सिस्टम डिटरमिन्स एंड रिपोर्ट्स टू मैनेजमेंट टोटल एंड यूनिट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्रोजेक्ट और सर्विस विद डिटेल्स ऑफ कास्ट कंपोनेंट्स। ये बेसिकली ओवर कास्ट क्यूमुलेटिव सिस्टम, मैंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम वर्क कर रहा होता है जिसे हम कास्ट क्यूमुलेशन सिस्टम कहते हैं। उस सिस्टम का मकसद क्या होता है, ये कास्ट सिस्टम ये डिटरमिन करता है और रिपोर्ट देता है मैनेजमेंट को कि टोटल यूनिट कितनी है, उन यूनिट की प्रोडक्ट कास्ट क्या है, वो यूनिट है या कोई प्रोजेक्ट है या कोई सर्विस ओरिएंटेड अगर आपका कोई टास्क है। जैसे कि इंजीनियरिंग फर्म है तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो वो कोई प्रोडक्ट बना रही होती हैं। तो जो सिस्टम मैनेजमेंट को ये चीज़ बताए कि आपने कितने नंबर ऑफ यूनिट बनाए और उनकी यूनिट प्रोडक्शन कास्ट क्या थी, या कोई प्रोजेक्ट पे आप गाने मिल रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट की कास्ट क्या है, तो ये सिस्टम जो होते हैं इन्हें हम कास्ट क्यूमुलेशन सिस्टम कहते हैं। इसके दो तरह की इसके अंदर जो है चीज़ें आ जाती हैं, एक को हम कहते हैं जॉब कास्टिंग और दूसरे को कहते हैं प्रोसेस कास्टिंग। हम इनको अलग-अलग भी देखेंगे कि जॉब कास्टिंग क्या होती है, प्रोसेस कास्टिंग क्या होती है और इनको कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया जाता है। जॉब ऑर्डर कास्टिंग की थोड़ी सी डिटेल उसने हमें नीचे पहले एक्सप्लेन की होगी, हम उसकी डेफिनेशन को पहले देख लेते हैं। जॉब कास्टिंग, जॉब ऑर्डर कास्टिंग होती क्या है और किन इंडस्ट्रीज में, किन एरिया में और किस जगह पे हम इस जॉब ऑर्डर कास्टिंग सिस्टम को अप्लाई करेंगे। द कास्टिंग सिस्टम दैट सेपरेटली accumulates cost incurred to produce each job, where each job is distinguishable from other throughout the production process। जो कास्टिंग सिस्टम में जॉब ऑर्डर कास्ट शीट है, ये उस जगह पे अप्लाई की जाती है जहां हम हर जॉब के ऊपर अलहदा से कास्ट इनकर कर रहे होते हैं, और वो जो जॉब्स होती हैं वो सेपरेटली डिस्टिंग्विशेबल होती हैं, उनकी प्रोडक्शन अलहदा होती है। ऐसे नहीं होता कि एक ही जगह पे सारी जॉब्स इकट्ठी परफॉर्म हो रही हैं और बाद में हम उनकी टोटल कास्ट को पर जॉब पे डिवाइड कर देते हैं, नहीं। बल्कि ये क्या होता है, द कास्टिंग सिस्टम दैट सेपरेटली एक्यूमुलेट, यहाँ कास्ट इनकर टू प्रोड्यूस ईच जॉब, हर जॉब पे जो भी कास्ट इनकर हो रही होती है हम उनको सेपरेटली काउंट फॉर करते हैं। विद ईच जॉब इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर, और जो एक जॉब है वो दूसरी जॉब से डिस्टिंग्विशेबल है थ्रू आउट दी प्रोडक्शन प्रोसेस, और इनका प्रोडक्शन प्रोसेस ही सेपरेट सेपरेट स्टार्ट किया जाता है। इधर इसने कुछ एग्जांपल दी होंगी। ये अकाउंटिंग फर्म जो है ये जॉब ऑर्डर कास्टिंग अप्लाई करती हैं, एडवर्टीजमेंट एजेंसीज हो गई, सिविल इंजीनियरिंग हो गई, फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हो गए, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर, मेडिकल स्टोर, मूवी स्टूडियो, प्रिंटिंग प्रेस, रिपेयर शॉप, बिल्डिंग शॉप, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये कुछ एग्जांपल्स उसने बताई हैं कि जब भी आप अकाउंटिंग फर्म को हायर करेंगे या अकाउंटिंग फर्म के पास एक क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मुझे आप ये स्पेसिफिक जो है ऑडिट फंक्शन परफॉर्म करके दें, तो अकाउंटिंग फर्म उस क्लाइंट के ऊपर, जो उसका कस्टमर है उसके ऊपर जो उसकी कास्ट आएगी उसकी अलहदा से जॉब ऑर्डर शीट बनाएगी। और अगर उसके पास कोई दूसरा क्लाइंट है तो वो उस दूसरे क्लाइंट के लिए एक अलहदा से जॉब परफॉर्म करेगा, तो उसके ऊपर जो उसकी कास्ट इनकर होंगी वो उसके लिए सेपरेट जॉब ऑर्डर कास्ट शीट बनाएगा।
इसी तरह मूवी स्टूडियोज हैं, अगर मूवी स्टूडियोज एक मूवी के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो उस मूवी के स्पेसिफिक उसने जो सर्विसेज प्रोवाइड होंगी वो उसी मूवी को जो मूवी मेकर हैं उनको वो कास्ट चार्ज करेंगे। यानी कि ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं या ये ऐसे सेगमेंट हैं जहाँ जो भी आप काम परफॉर्म करते हैं वो किसी स्पेसिफिक जॉब के तहत होता है, और अगर कोई दूसरा काम आता है तो वो एक सेकंड जॉब होगी और ये जॉब सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है। तो फिर क्या होगा कि जब आप जो भी जॉब परफॉर्म करते हैं इन इंडस्ट्रीज में आप उनकी सेपरेट से कास्ट काउंटिंग करेंगे। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जहां डिफरेंट जॉब्स परफॉर्म हो रही हों और वो जॉब एक दूसरे से टोटली डिफरेंट हों और ईच जॉब पे जो हम अपनी कास्ट कैलकुलेट करेंगे वो जॉब वाइज होगी और एक्यूमुलेट होगी। तो ऐसे सिस्टम को हम जो है वो जॉब ऑर्डर कास्टिंग कहते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा कास्ट सिस्टम है जिसमें तमाम जो एक सेपरेट जॉब है उसकी तमाम कास्ट को एक ही जगह इकट्ठा किया जाएगा, और जो अगर उसके अलावा कोई दूसरी या तीसरी या जो भी और जॉब्स हैं या और सेगमेंट्स हैं उनको हम सेपरेट से अलहदा पार्ट कंसीडर करते हुए उनकी कास्ट को अलहदा से एक्यूमुलेट करेंगे। इस पूरे प्रोसेस को हम जॉब ऑर्डर कास्टिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें ये कुछ कंडीशंस हैं। नंबर 1 पे हम देख रहे हैं प्रोडक्शन इज जनरली इन रिस्पॉन्स ऑफ कस्टमर ऑर्डर। ये कस्टमर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज में होता है। ठीक है, तो अगर आप फॉर एग्जांपल बेकरी में जाते हैं और आप कहते हैं कि मेरे भाई की या बेटे की या किसी और फैमिली मेंबर की आज बर्थडे है, मुझे ये आप इतने पाउंड का एक इस डिज़ाइन का स्पेसिफिक केक बना दें। तो अब ये ऐसी जॉब है जो कस्टमर ने एक स्पेसिफिक ऑर्डर के तहत बेकरी को दी है। अब बेकरी की जो भी कास्ट उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इनकर होगी तो वो क्या होगी, वो उसकी जॉब ऑर्डर कास्ट शीट बनेगी उस केक के लिए कि कितना मटेरियल लगा, कितनी लेबर लगी, कितने अदर फैक्ट्री ओवरहेड इसको जॉब को एलोकेट करें। तो वो उस कस्टमर को उस केक बनाने के लिए स्पेसिफिक प्राइस चार्ज करेंगे और उस प्राइस की डिटर्मिनेशन की बेस होगी वो जॉब ऑर्डर कास्ट शीट जो उन्होंने उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए एक्सपेंडिचर किए हैं उनको जब एक्यूमुलेट करेंगे तो उस पर वो अपना प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन चार्ज करेंगे और फिर वो कस्टमर को उसकी सेल प्राइस चार्ज करेंगे। तो ऐसी प्रोडक्शन इज जनरली इन रिस्पॉन्स ऑफ कस्टमर ऑर्डर। जॉब ऑर्डर कास्टिंग ज़्यादा उन इंडस्ट्रीज में अप्लाई की जाती है जहां कस्टमर ऑर्डर्स के ऊपर प्रोडक्शन की जाए। अब दूसरी मजाल ले लें कि अगर वही बेकरी में जनरली स्वीट्स बन रही हैं, वो बर्फी बना रहे हैं, रसगुल्ले बना रहे हैं, जो मर्जी बना रहे हैं, वो मुख्तलिफ प्रोडक्शन किए जा रहे हैं। अब वो फिर उन्हें रैक्स में रख देते हैं और कस्टमर कोई भी आता है तो वो अपनी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक ले लेता है। ये है जर्नल प्रोडक्शन। जर्नल प्रोडक्शन में हम प्रोसेस ऑर्डर कास्टिंग करते हैं। ठीक है, जहां हमें ये नहीं पता कि कस्टमर कोई स्पेसिफिक होगा या कोई भी आए वो जनरली कोई भी सीड्स खरीद सकता है। लेकिन जब मैं केक की बात कर रहा हूँ तो उसमें क्या हुआ कि मैंने स्पेसिफिक ऑर्डर दिया तो तब जाके उन्होंने वो केक बनाया है। तो ये प्रोडक्शन ऑर्डर में जर्नली क्या होता है, कस्टमर ऑर्डर पे रिस्पॉन्ड किया जाता है। सेकंड कंडीशन, एवरी ऑर्डर हैज इट्स ओन मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन, therefore every job is different from other and require different amounts of material, labor and overhead। क्या होता है कि इस किस्म की मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन में ऑर्डर बताता है कि कौन सा मटेरियल या कौन सी स्पेसिफिकेशन इस पे अप्लाई किए जाए और हर जॉब डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल आप जाते हैं आप फर्नीचर के शोरूम पे और आप उसको एक स्पेसिफिक डिज़ाइन का फर्नीचर डिज़ाइन करने के लिए देते हैं। तो वो स्पेसिफिक डिज़ाइन का फर्नीचर जब आपके सामने वो आप ऑर्डर देंगे तो तभी ही जब वो उसको बनाना शुरू करेंगे तो मैं जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है उसको ये पता होगा कि ये फ़लाँ पर्सन का ऑर्डर है और इसकी फ़लाँ स्पेसिफिकेशन है और हमें इस स्पेसिफिकेशन के मुताबिक ऑर्डर तैयार करना है। तो इसमें एक स्पेसिफिक ओन मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन होती है और आपको ये भी पता होगा कि सभी एक जैसी चीज़ नहीं लेते, तो डिफरेंट जब ऑर्डर्स आएंगे तो हर जॉब दूसरे से डिफरेंट होती है, इसकी ये भी स्पेसिफिकेशन है। थर्ड, ईच जॉब इज क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर एट ऑल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस विच मेक्स जॉब्स एक्यूमुलेटेड जॉब वाइज एक्यूमुलेशन ऑफ। अब ये नहीं हो सकता कि आप एक स्पेसिफिक किस्म का बेड बना रहे हैं तो आप कहें यार ये ऐसा है कि इसकी जो कुछ स्पेयर पार्ट जब जो हमने कुछ स्पेसिफिकेशन है कुछ पार्ट्स है, वैसे तो वो लकड़ी से नेल से और पेंट वगैरह से ही बनता है। तो आप लेकिन ऐसे नहीं करते कि एक जॉब के लिए एलोकेट की हुई चीज़ को फिर आप निकाल के दूसरी जॉब में डाल दें। नॉर्मली फिर जो भी मटेरियल जो भी लेबर जो भी स्पेसिफिकेशन अप्लाई होती हैं हर जॉब की सेपरेट सेपरेट होती हैं, तो फिर वो उन्हें सेपरेट सेपरेट ही एक्यूमुलेट करते हैं।
जॉब वाइज एक्यूमुलेशन ऑफ कास्ट इज डिजायरेबल एंड नेसेसरी ऑफ प्राइसिंग प्रॉफिट। जब हमें ये पता होगा कि हमने इस जॉब पे इतनी कास्ट इनकर की तो तभी हम उसकी एक्यूरेट प्राइसिंग कर सकते हैं। ये भी इसका एक फीचर है। ई जॉब इज जनरली ऑफ हाई वैल्यू। और ये ज़्यादातर जब जॉब ऑर्डर कास्टिंग की बात करें कि आपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक्ट करना है, तो नॉर्मली ये हाई वैल्यू, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहेंगे आप एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप स्वीट्स बना रहे हैं, ये टॉफ़ीज़ वगैरह, कैंडीज़ वगैरह, तो एक कस्टमर ने कहा कि मुझे फ़लाँ कैंडीज़ के 10 डब्बे दे दें। आप कहें यार ये कस्टमर का ऑर्डर है, तो हम इसको सेपरेट इसकी जॉब शीट बनाते हैं, और जबकि 10 कैंडीज़ के उन डब्बों का जो टोटल प्राइस है वो 1000 बनती हो। तो ये नॉर्मली छोटे लेवल पे अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो वहाँ भी अप्लाई नहीं होती। ये जॉब ऑर्डर कास्टिंग वहाँ अप्लाई होती है जहाँ ईच जॉब इज़ जनरली ऑफ हाई वैल्यू है। ये इसकी कुछ 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है? सबसे पहले हमने इसमें ये देखा कि जॉब ऑर्डर कास्टिंग होती क्या है। जॉब ऑर्डर कास्टिंग होती ये है कि जब हमारे पास डिफरेंट जॉब हो और हर जॉब सेपरेटली डिस्टिंग्विशेबल हो, तो हर जॉब पे होने वाले जो भी कास्ट हैं उनको अलहदा से काउंट फॉर करेंगे। ठीक है? फिर हमने ये देखा ये कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं या ये कुछ सेगमेंट हैं जहाँ हम जिसमें अकाउंटिंग फर्म से लेके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ ये स्पेसिफिकली अप्लाई होती है। ठीक है? और ऊपर हमने वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली जो नॉर्मली किसी भी जॉब ऑर्डर कास्ट शीट में के पीछे बैक एंड पे मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होती हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है? अच्छा, जॉब ऑर्डर कास्टिंग को उसने कुछ मुख्तलिफ नाम भी दिए हैं। जैसे कि सबसे पहले उसने बताया जॉब ऑर्डर कास्टिंग। इसको मतलब जॉब ऑर्डर कास्टिंग में मुख्तलिफ तरह के कुछ सब इसकी डेफिनेशंस भी हो सकती हैं या सब पार्ट भी हो सकते हैं। जॉब ऑर्डर कास्टिंग को फिर देख सकते हैं। जॉब ऑर्डर कास्टिंग रेफर्स टू दैट टाइप ऑफ जॉब कास्टिंग विच इज इम्प्लाइड टू accumulate separately cost incurred to produce each job in a situation where each job consists of a single unit and production is against customer order। जॉब ऑर्डर कास्टिंग को कहता है तब हम अप्लाई करते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक ऑर्डर पे कोई एक स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म कर रहे होते हैं और नॉर्मली ये किसी कस्टमर के ऑर्डर के अगेंस्ट होती है। ये बेसिकली एक ही चीज़ है लेकिन उसने थोड़े से एंगल डिफरेंट कर दिए। बैच कास्टिंग, बैच कास्टिंग भी हो सकती है जब हम एक जैसे आइडेंटिकल यूनिट बना रहे हैं। ठीक है? फॉर एग्जांपल हमें एक ऑर्डर मिलता है कि हमने 10 घर बनाने हैं। ठीक है? अब वो 10 घर हैं तो एक ही बैच और घर भी एक जैसे आइडेंटिकल हैं, लेकिन हम उसको एक बैच कंसीडर करते हुए सेपरेट जॉब गिनेंगे। इसको भी थोड़ा सा हम बाद में आगे देखते हैं। बैच कास्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग जैसे कि बड़े बड़े इंजीनियरिंग फर्म्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग की फर्म्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फर्म्स हैं, ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स या रोड कंस्ट्रक्शन आ जाती हैं, ब्रिजेस आ जाते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग है ये भी जॉब ऑर्डर कास्टिंग की एक सब टाइप है। कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग इज इम्प्लाइड फॉर सच कंसर्न एज फर्म्स ऑफ बिल्डर्स एंड पब्लिक वर्क्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स and ship builders. The contract generally takes more than one accounting year for completion and it may involve subcontracts। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या होता है, ये कहता है कि ये नॉर्मली जो हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हो गई, पब्लिक वर्कर्स हो गए, इन लोगों के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग में आती हैं। ये भी एक जॉब ऑर्डर कास्टिंग की सब टाइप है। ये जस्ट आप थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ओवरऑल जो है विजन को ब्रॉडन करने के लिए कंसेप्ट है। थ्योरी में अगर ये ऑनलाइन एग्जाम होते हैं इसलिए आपको शेयर किया जाता है कि ये एक एक हाफ हाफ नंबर के आपसे कुछ कंसेप्ट चेक किए जा सकते हैं। आप इनको जस्ट काइंडली एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है? अब जॉब ऑर्डर कास्टिंग प्रोसीजर, ये बहुत इजी प्रोसीजर है, आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपके सामने ये पेपर में सवाल आ गया, इंशाल्लाह उम्मीद है सभी इसको फर्स्ट टाइम में कर लेंगे, कोई इस पर टेक्निकलिटी नहीं है। तो हम इस प्रोसीजर में क्या करते हैं, हम प्रोडक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट अपनी जॉब ऑर्डर कास्ट शीट बनाएंगे। उस कास्ट शीट में हम जो आप जितने भी एक्सपेंडिचर हमारे इनकर हुए हैं हम उनको एक्यूमुलेट कर लेंगे। तो जॉब ऑर्डर कास्ट शीट में सबसे पहले हम उसका एक व्यू भी देखते हैं। हम ऊपर लिखेंगे जॉब ऑर्डर कास्ट शीट और कंपनी का नाम लिखेंगे और पीरियड लिखेंगे। उसके ऊपर क्या होता है, डेट व्हेन प्रोडक्शन ऑर्डर इज प्रिपेयर्ड, नेम ऑफ द कस्टमर, जॉब ऑर्डर, डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द जॉब, नंबर ऑफ यूनिट टू बी प्रोड्यूस, मटीरियल टू बी यूज, ये सारी चीज़ें हम ऊपर जो है टाइटल में गिवन देंगे ताकि ये सब चीज़ों की क्लैरिटी हो सके कि हमारी इस जॉब में क्या क्या चीज़ें हैं, कब स्टार्ट करनी थी, कब एंड करनी थी, कस्टमर का नाम क्या था, इस जॉब को हमने नंबर क्या अलॉट किया। तो ये सब जेनेरिक इन्फॉर्मेशन आगे जाके हम देखेंगे भी। अब ये है जॉब ऑर्डर कास्ट शीट। ये जॉब ऑर्डर कास्ट शीट का हम पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर इन सब
जो है आइटम्स की तरफ वापस आएंगे। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपनी है, ये उसकी जॉब ऑर्डर कास्ट शीट है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप ये देखें कि कंपनी नाम होगा, अगर एड्रेस वगैरह है तो प्रोडक्शन ऑर्डर या जिसे जॉब ऑर्डर कास्ट शीट भी आप लिख सकते हैं। कस्टमर नेम, डिस्क्रिप्शन, क्या चीज़ बनानी है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, कितने यूनिट बनाने हैं, इस जॉब को क्या नंबर अलॉट किया, डेट ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर, कब ऑर्डर मिला, कब हमने स्टार्ट किया और इसको कंप्लीट कब करना है। इसके उसी तरह जैसे कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में हम पहले मटेरियल आते हैं, तो मटेरियल के कुछ जो भी जितने भी तरह के मटेरियल होंगे हम उनको मटेरियल्स को नोट डाउन कर लेंगे। मटेरियल्स अगर एक डिपार्टमेंट का काम है तो एक डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मटेरियल लिख लेंगे। अगर उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं तो हम जैसे इसमें कटिंग डिपार्टमेंट है, स्टिचिंग डिपार्टमेंट है, फिनिशिंग एंड पैकिंग डिपार्टमेंट है, तो हर डिपार्टमेंट में लगे हुए मटेरियल, उनकी डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, ये सब चीज़ें हम नोट डाउन कर लेंगे, जॉट डाउन, और इनका टोटल कर लेंगे। और जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हुए लेबर की शेप में, मशीन्स की शेप में, एफओएस की शेप में, हम सबको इनको एक्यूमुलेट कर लेंगे। तो ये हमारी बेसिकली जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट बन जाएगी। और फिर हम इस तरह इसकी एक करेंगे, ये कंपनी का नाम है, जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट हो गई। एक कर ये लेंगे ये ऊपर स्पेसिफिकेशन आ गई कि किस कस्टमर की जॉब है, क्या डिटेल है, जॉब ऑर्डर क्या है। तो हम कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में तीन चीज़ों को बेसिकली एक्यूमुलेट करते थे। डायरेक्ट मटेरियल्स, ये देखिए डायरेक्ट मटेरियल का उसने कॉलम बना दिया। फिर उसके बाद डायरेक्ट लेबर और अप्लाइड फैक्ट्री हेड। हम इन तीन चीज़ों को जो भी उन जॉब के ऊपर स्पेसिफिकली अप्लाई हो रही होंगी सेपरेट सेपरेट डेट वाइज नोट करते जाएंगे। फिर इन तीनों एरियाज को ऐड कर लेंगे, डायरेक्ट मटेरियल को, डायरेक्ट लेबर को, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड को, तो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट कास्ट आ जाएगी, ठीक है। प्रोडक्ट कास्ट के ऊपर हम कोई अपना मार्जिन अप्लाई करेंगे या जो भी हमने उनके साथ कस्टमर के साथ सेल प्राइस डिटरमिन की होगी तो हम वो ये सेल प्राइस इधर लिख लेंगे। अगर इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए कोई मार्केटिंग और एडमिन कास्ट भी अप्लाई हुई है तो हम वो भी इधर जॉट डाउन कर लेंगे, तो हमें इस स्पेसिफिक जॉब से होने वाले प्रॉफिट या लॉस का अंदाजा हो जाएगा। तो ये जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन शीट जैसे कि ये आपके सामने है, इसमें इसने डायरेक्ट मटेरियल इस तरह लिखा कॉलम वाइज, फिर डायरेक्ट लेबर, फिर फैक्ट्री ओवरहेड। ये स्पेसिफिकेशन सवाल के मुताबिक या उस ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। आप इसको शीट वाइज भी बना सकते थे, पहले डायरेक्ट लेबर की कैलकुलेशन कर लेते, उसके नीचे डायरेक्ट लेबर की, और फिर उससे नीचे फैक्ट्री ओवरहेड की कास्टिंग कर लेते। जनरली इस चैप्टर में क्या होता है, चूंकि सारी जॉब सेपरेट सेपरेट परफॉर्म हो रही हैं, तो हमने क्या करना है, हर जॉब के लिए एक जॉब ऑर्डर कास्ट शीट बनानी है। और हर जॉब ऑर्डर कास्ट शीट में यही तीन चीज़ें होंगी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। हमने हर जॉब में लगने वाले मटेरियल, लेबर और एफओएस को काउंट फॉर कर लेना है। और फिर हमारे पास इन तीनों चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद जब भी देखना है तो प्रोडक्शन ऑर्डर कास्ट आ जाएगी। ये बहुत आसान सा काम है, इतना सा ही काम करना है कि सवाल में दी हुई स्पेसिफिकेशन के मुताबिक मटेरियल को सेपरेट से नोट डाउन करके टोटल कर लेना है, लेबर को सेपरेट से नोट डाउन करके टोटल कर लेना है, एफओएच अगर गिवन है या कोई अप्लाइड रेट दिया गया है तो उस अप्लाइड रेट से एफओएच को अप्लाई करने के बाद उसको भी कैलकुलेट कर लेना है और तीनों को काउंट फॉर कर लेना है, तो हमारे पास प्रोडक्शन ऑर्डर जॉब कॉस्ट शीट आ जाएगी। तो यही इसका जस्ट एस्टिमेटेड हमारा जो है टास्क है और यही हम काम करेंगे। ये एक जॉब ऑर्डर कास्ट शीट उसने थोड़ी सी डिफरेंट बना के बताई है। इसमें उसने ये बताया है कि नॉर्मली क्या होता है कि हमने अपने पास्ट एक्सपीरियंस के साथ, अब ऐसे नहीं होता कि कस्टमर आए और मुझे ये कहे कि सर मैंने ये स्पेसिफिकेशन के मुताबिक अपना बेड ड्रेसिंग सेट बनवाना है, तो हम उसे कहेंगे सर ठीक है, आप 20 दिन के बाद आ जाइएगा, हम 20 दिन के बाद आपको बताएंगे कि हमने आपको कितनी सेल प्राइस चार्ज करनी है। तो कस्टमर कैसे डिसाइड करेगा कि उसे ये बेड सेट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि उनका एक्सपीरियंस होता है फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स का या उस तरह के या उसके सॉरी या उस तरह का वो फर्नीचर उन्होंने पहले या उसके करीब करीब का फर्नीचर उन्होंने पहले से बना के किसी कस्टमर को दिया होता है, तो उनके पास एक एक्सपीरियंस होता है कि हम इसे एटलीस्ट इतनी जो है सेल प्राइस चार्ज कर देते हैं, तो बाद में देखेंगे कि हमारा वेरिएंस है कि नहीं है। इस शीट में आप नीचे देख सकते हैं ये टोटल एस्टिमेटेड वेरिएंस इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये इसलिए बताया गया है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कस्टमर को हम अगर ये बताएंगे ये फर्नीचर जो आप परचेज करना चाह रहे हैं इसकी कीमत हम जब खत्म होने के बाद बताएंगे,
तो कस्टमर कैसे डिसाइड करे कि मैं इसे अभी खरीदूं या नहीं, या मेरा बजट है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अपने पास एक्सपीरियंस के से अपनी कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले से ही एक एस्टिमेट हमने अपने पास रखा होता है कि हमारा इतना मटेरियल लगेगा, इस चीज़ के ऊपर इतनी लेबर लगेगी, इतनी एफओएस लगेगी। तो हम उसको एक एस्टिमेटेड सेल प्राइस दे देते हैं। ठीक है, बाद में जब वो जॉब एक्चुअली परफॉर्म होती है तो हम लिखते हैं कि इस डेट को इतना इतना मटेरियल इशू हुआ, इतनी इतनी रिक्वायरमेंट थी और इनकी टोटल ये बने। फॉर एग्जांपल मटेरियल का टोटल बनता है 50,000 और हमने जो उसको अपना एस्टिमेट लगा के बताया था, हमने उसमें 45,000 का मटेरियल एस्टिमेट रखा था। और जब एक्चुअली मटेरियल लगा 50,000 का, तो इट मीन कि हमने एस्टिमेट से ज़्यादा मटेरियल लगा लिया। तो ये चीज़ हमें एक वेरिएंस बताएगी, ये वेरिएंस हमें हेल्प करेगी ताकि हम अपनी नेक्स्ट आने वाली जॉब में या नेक्स्ट कस्टमर का जब ऑर्डर आएगा तो हम अपनी मजीद जो प्राइसिंग या कास्ट चार्जिंग है उसकी एक्यूरेसी को ज़्यादा बेहतर कर सके। इसी तरह अगर हमने लेबर की फोरकास्ट एक्चुअल जब आएगी तो उसको फोरकास्ट से कंपेयर करेंगे। तो ये मुख्तलिफ स्पेसिफिकेशन है। ये मतलब जॉब ऑर्डर कास्ट शीट का एक बेसिक डिज़ाइन वो ही रहेगा कि आपने मटीरियल, लेबर और एफओएच को ऐड करना है। बाकी इसमें जितनी मर्जी आप स्पेसिफिकेशन ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। ये आपको मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरनल कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। फिर आप बाकायदा से इनमें ये भी ये देख के ऊपर जैसे उसने लिखा है, ये 101 नंबर डिपार्टमेंट में लगने वाला मटेरियल, लेबर और एफओएच का एरिया है। ये 111 नंबर डिपार्टमेंट में, ये आप उसने 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट वाइज, ऊपर 101 नंबर डिपार्टमेंट था, यहाँ 111 नंबर डिपार्टमेंट था। अगर फॉर एग्जांपल आप ये कहें कि ये 3 डिपार्टमेंट में से गुजर के बनती है, सबसे पहले कटिंग आ गया, ये फिनिशिंग डिपार्टमेंट आ गया और ये पैकिंग डिपार्टमेंट आ गया। तो ये तीनों डिपार्टमेंट में सेपरेट सेपरेट मटेरियल, लेबर और एफओएच की कैलकुलेशन है। सिंपल सा ये है कि ये शीट किसी भी डिज़ाइन की, किसी भी शक्ल की आप बना सकते हैं, लेकिन इसका मेजर पर्पज़ यही होगा कि आपने जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है, और मैन्युफैक्चरिंग कास्ट में 3 चीज़ें आती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। तीन चीज़ों को कैलकुलेट करना है, इनका टोटल अकाउंट फार करना है और फिर आपने इसमें से ये देखना है कि आपकी सेल प्राइस, आपने उनके साथ कितनी सेल प्राइस एग्री की थी, वो क्या है, और ऊपर से जो ये 3 एरियाज में से जो हमारी टोटल कास्ट है प्रोडक्शन वो कितनी है, और हमारा ग्रास प्रॉफिट इस जॉब से कितना है। इवन हम नेट प्रॉफिट तक कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये एक डिज़ाइन है जो जॉब ऑर्डर कास्ट शीट का है। हमने जस्ट डाटा कलेक्ट करना है और डाटा कलेक्ट करने के बाद जॉब ऑर्डर कास्ट शीट में डालना है। ये इसमें सबसे पहला पार्ट डायरेक्ट मटेरियल आता है। जो भी एक जॉब हम परफॉर्म करेंगे, वो जॉब एक डिपार्टमेंट में कंप्लीट हो या 2 में या 3 में या मल्टीपल डिपार्टमेंट में, तो हर डिपार्टमेंट वाला जो है वो अपनी मटेरियल रिक्वेजिशन सबमिट करेगा, मटेरियल इशू करवाएगा, उस मटेरियल की कास्ट जो है वो उस जॉब को चार्ज करेगा। ठीक है, तो ये मटेरियल रिक्वेजिशन समरी होती है। इसमें बताया जाता है कि डिपार्टमेंट ए ने कौन सी रिक्वेजिशन समरी भेजी, किस जॉब के लिए थी, इस तरह वो मुख्तलिफ जॉब्स के लिए, तो कितनी कितनी उनकी टोटल कास्ट थी। तो ये इस तरह मटेरियल शीट बनती है। मटेरियल शीट में से फिर जो जिस जॉब के रेलेवेंट हो उस जॉब में वो मटेरियल का टोटल ऐड कर दिया जाता है। फिर इसी तरह इसमें दूसरा पार्ट जो आता है वो डायरेक्ट लेबर का है। उसने कुछ आपको इसमें प्राइमरी नॉलेज शेयर करने की कोशिश की होगी कि डायरेक्ट लेवल एंड लेबर में क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। थर्ड, आपको पता है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट का हिस्सा होती हैं, यही 3 चीज़ें हमने जॉब ऑर्डर कास्ट शीट के अंदर शो करनी है। अब ये एक इलस्ट्रेशन है, हम इसको देखते हैं। ये गोमल इंजीनियरिंग वर्क्स है ऑन अप्रैल 5 20XX started production of 100 lawn mower of model EG72 ऑर्डर बाय कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्लामाबाद। कहते हैं कि ये गोमल इंजीनियरिंग को कैपिटल डेवलपमेंट CDA इस्लामाबाद ने एक ऑर्डर दिया है और ऑर्डर का नंबर भी उन्होंने और ऑर्डर की डेट भी उन्होंने मेंशन कर दी है कि उन्हें 100 लॉन मूवर्स चाहिए। ठीक है, वो घास काटने वाली मशीनें जो होती हैं। ठीक है, एट अ प्राइस ऑफ 3600 पर लॉन मूवर। एक लॉन मूवर की उनके दरमियान प्राइस जो एग्री होती है वो 3600 है। प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट अलॉटेड जॉब नंबर J832LM एंड इंस्ट्रक्टेड द फैक्ट्री टू कंप्लीट प्रोडक्शन। और 5 अप्रैल को हमें ऑर्डर मिला है और इन्हें इंस्ट्रक्ट किया गया है कि 20 अप्रैल तक हम इस जॉब को कंप्लीट कर लें। फैक्ट्री कंप्लीटेड प्रोडक्शन ऑन अप्रैल 20 को हमने कंप्लीट करने का टास्क मिला था, हमने 18 को ही कंप्लीट कर लिया। ऑन अप्रैल 11 वीकली मटेरियल रिक्वेजिशन समरी और वीकली लेबर कॉस्ट एनालिसिस और ये सारी चीज़ें वो उसने हमें बताया इस जॉब के पर्टिकुलर हमें दे दी गई हैं।
ठीक है। ये जॉब जो है इसके मुतालिक हमें ये जो है डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर, जॉब वाइज अलहदा अलहदा बता दी है। मटेरियल रिक्विजिशन समरी एंड लेबर कास्ट एनालिसिस शीट LA17 prepared on April entry and read following direct cost for the jobs। और ये सारी चीज़ें उसने हमें जो है सेपरेट से बता दी गई हैं। अब हमने जॉब ऑर्डर कास्ट शीट बनानी है। इस जॉब ऑर्डर कास्ट शीट में सबसे पहले आप ये देख लें कि हमने क्या किया। कंपनी का नाम, जॉब ऑर्डर कास्ट शीट, जॉब नंबर, ये सारा कुछ ऊपर लिख दिया। कस्टमर क्या था, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऑर्डर नंबर भी लिख दिया, डेट जब हमें ऑर्डर मिला। हमने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया कि कौन सी चीज़ बनानी है और टोटल कास्ट, नंबर ऑफ यूनिट्स, डेट स्टार्टेड, डेट वांटेड, डेट कंप्लीटेड, सेल प्राइस और यूनिट कास्ट। ये यूनिट कास्ट हमने एक्चुअली बाद में कैलकुलेट की है, ठीक है। अब सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल का सेक्शन है। आप ये देख रहे हैं कि इसमें 101 नंबर डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है और 111 नंबर इन्वॉल्व है। इसका मतलब है कि जब भी हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या इवन FOH की कैलकुलेशन करेंगे तो हम इसमें 2 डिपार्टमेंट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ये डेट है, ये रिक्विजिशन ऑर्डर नंबर है, ये किस डिपार्टमेंट ने मंगवाई है और उस डिपार्टमेंट ने कितनी कास्ट के यूनिट मंगवाए हैं। तो डिपार्टमेंट 101 में 1,30,000 का मटीरियल आया, डिपार्टमेंट 111 में 26,000 का मटीरियल आया और टोटल 1,56,000 का मटीरियल हमने इस जॉब पे अप्लाई किया। ये कहाँ से पता लगा? ये सिंपल क्वेश्चन में हमें गिवन होगा, ठीक है। सॉरी, ये जैसे देखें तो 101 में पहले मटेरियल लगा 58,500 का, फिर दूसरी रेक्विजिशन जो हमने भेजी उसमें 71,500 का मटेरियल लगा। इधर 11,700 का पहले लगा और 14,300 का। दो मटेरियल की फिगर्स ये आ गई। ये रेक्विजिशन नंबर और था, ये रेक्विजिशन नंबर MRS17 है। हमने जस्ट ये देखना है कि मटेरियल की रेक्विजिशन कौन सी है। ये MRS16 था, उसमें 58,500 101 में था और 11,700 111 में लगा था। और MRS17 रेक्विजिशन के तहत 71,500 101 में लगा और डिपार्टमेंट 111 में 14,300 लगा। हमने क्या किया, जॉब वाइज इनको लैदा किया और फिर इनका टोटल कर लिया। 1,56,000 टोटल मटेरियल इनकर हुआ इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। इसी तरह डायरेक्ट लेबर के रेट्स उस टाइम में गिवन थे, वो 65,000 की लगी। और फिर उसने हमें FOH बताया था। FOH का नीचे आप क्वेश्चन की तरफ दोबारा जाएं तो उसने हमें ये बताया कि इन डिपार्टमेंट 101 फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर। जितनी 101 डिपार्टमेंट के अंदर डायरेक्ट लेबर इंकर होगी उसका 50% FOH होगा। और जो है डिपार्टमेंट 111 में 12 रुपये पर डायरेक्ट लेबर और के हिसाब से हमने FOH चार्ज करना है। आप ये देखें कि इसमें हमें बकायदा उसने जो ये 19,250 है, ये इसका लेबर कितने घंटे काम हुआ ये भी बताया। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे की लेबर निकल आएगी। इसी तरह इसमें भी तो हम यहाँ से लेबर और कैलकुलेट कर लेंगे और हर लेबर और के अगेंस्ट 12 रुपीज़ का FOH चार्ज कर देंगे दूसरे डिपार्टमेंट के लिए। तो फिर शीट में आते हैं कि जो हमारा डायरेक्ट लेबर है उसको कैलकुलेट किया, उनसे उसका 50% जो है हमने जो है पहले डिपार्टमेंट में वो FOH चार्ज किया और दूसरे डिपार्टमेंट में हमने घंटे कैलकुलेट किए और घंटों का 1 घंटे का रेट 12,000 था। उस हिसाब से FOH की कुमुलेशन की तो हमारा टोटल FOH जो आया वो 39,000 है। ऊपर मटेरियल था हमारे पास 1,56,000 का, 65,000 की लेबर और 39,000 फैक्ट्री ओवरहेड के। जब हमने इन सब को कुमुलेट किया तो टोटल कास्ट हमारे पास आ गई इस जॉब के लिए जिसमें हमने 100 लॉन मूवर्स बना देते, वो 2,60,000 आ गई, ठीक है। 3600 में एक था सेल करना था 100 यूनिट, 3,60,000 में सेल हुए, 2,60,000 हमारी ये ऊपर प्रोडक्शन कास्ट आ गई तो हमारा ग्रास प्रॉफिट आ गया 1,00,000। इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए हमें मार्केटिंग और एडमिन एक्सपेंसेस भी इनकर करने पड़े, ये भी क्वेश्चन में गिवन था। इनको भी हमने इस जॉब के अंदर चार्ज किया। तो इस जॉब से हमें जो नेट प्रॉफिट मिला कंपनी को वो 55,000 था। तो ये सारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें आपको
एक स्पेसिफिक जॉब के मतलब इंफॉर्मेशन दी जाएगी। हमने उस इंफॉर्मेशन को अपनी एक जॉब ऑर्डर प्रोसेस शीट बनानी है, और जॉब ऑर्डर सॉरी प्रोडक्शन शीट बनानी है। उस प्रोडक्शन शीट के ऊपर जैसे जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट ऑर्डर नंबर, स्टार्ट डेट, कंप्लीट डेट, सेल प्राइस, वो सब चीज़ें ली। फिर उसके बाद हमने उसके तमाम सेगमेंट्स को देखा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड को, और हमारे पास यहाँ टोटल प्रोडक्शन कास्ट आ गई। फिर नीचे एक छोटी सी बाई सेकेंडरी कैलकुलेशन है, जिसमें हमने ये देखा कि इस जॉब से होने वाले प्रॉफिट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये इस चैप्टर की समरी है, समरी को आप रीड आउट कीजिएगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो वो इन्हीं चैप्टर्स की समरी में से होंगे, और होपफुली आप अगर इसको एक दफ़ा अच्छी तरह कंसेप्चुअली रीड कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको इजीली पेपर में हो जाएंगी। तो ये सारा चैप्टर था, इसमें कुछ डिस्कशन क्वेश्चन है। ये जैसे कि एक एग्जांपल भी इस बुक में दी गई है, जो मैट एंड यूजर की बुक है, उसमें भी एक दो एग्जांपल्स हैं, आप उनको देख लीजिएगा। पेपर इस चैप्टर की, ये जो मैंने आपको अभी पीडीएफ में शेयर किया है या बुक है, इनसे बाहर से नहीं होगा, सेम इसी तरह होगा। देखिए ये जॉब ऑर्डर का शीट है, आर्माडा एडवर्टाइजर ऑन नवंबर 15-20 received on order for Crescent Cosmetics Limited for manufacturing and installation of huge neon sign for a contract price of 1,80,000। ये एक हमने जॉब ऑर्डर का शीट बनानी है, ठीक है, आर्माडा एडवर्टाइजर्स की। तो ठीक है, हम पहले नाम लिखेंगे, पीरियड लिखेंगे, जॉब ऑर्डर का शीट लिखेंगे। फिर स्पेसिफिकेशन में क्या आ जाएगा कि कस्टमर का नेम क्या है, फीजेंट कॉस्मेटिक्स लिमिटेड, जॉब ऑर्डर नंबर ये है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ये है, ऑर्डर डेट ये है, कंप्लीशन डेट, बिगिन डेट ये है, और कंप्लीशन डेट। तो ये सारी चीज़ें लिखने के बाद हम आ जाएंगे डायरेक्ट मटेरियल के सेक्शन पे। तो डायरेक्ट मटेरियल हर वीक के एंड पे उन्होंने बताया है कि पहले वीक में इतना, दूसरे वीक में, तो आप एक कॉलम बना लें, डेट और आगे अमाउंट का। तो ये 4 अमाउंटें लिखी हैं, हम इनको टोटल कर लें। फिर उसके साथ आगे पैरेलल में 2 कॉलम और बना लें जिसमें डेट लिखें, और फिर ये डायरेक्ट लेबर की अमाउंट लिखें, तो आपकी डायरेक्ट लेबर भी कैलकुलेट हो जाएगी। फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड 25% ऑफ द प्राइम कास्ट। फैक्ट्री ओवरहेड प्राइम कास्ट की 25% अप्लाई करनी है। तो प्राइम कास्ट क्या होती है, डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। तो जो ऊपर डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड आएंगे, आप उनका 25% ले लें तो आपकी प्राइम कास्ट आ जाएगी। तो जब इन दोनों कास्ट को, तीनों कास्ट को आप ऐड करेंगे तो आपकी टोटल प्रोडक्शन कास्ट आ जाएगी। द जॉब वाज कंप्लीटेड ऑन दिसंबर 14। सेलिंग एक्सपेंसेस 3% है, टोटल जॉब का 3% अप्लाई कर दें, फिर 2% आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस अप्लाई कर दें, तो आपकी ये जॉब ऑर्डर का शीट आ जाएगी, जिसमें आप नेट प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, और ये आंसर भी उसने बताया। इसी तरह आप जब आगे जितने भी सवाल हैं उनको देखते जाएं। आपको डेट वाइज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर दे दिया, या फिर बहुत सारे क्वेश्चन में आपको डिपार्टमेंट वाइज और डेट वाइज भी दिए जा सकते हैं। आपने उस हिसाब से अपने, जैसे कि यहाँ डिपार्टमेंट ए मटेरियल है, फिर डिपार्टमेंट बी मटेरियल हो सकता है, तो इस तरह यहाँ आप डिपार्टमेंट वाइज पहले ऊपर मटेरियल को बना लें, फिर लेबर को, और इसी तरह एफ को। तो आप ये क्वेश्चन कुछ हैं, इन्हें प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह होपफुली आपका ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप इसे अटैम्प्ट कर लेंगे। जी, अगर आपका कोई सवाल हो अभी तक का जो हमने एरिया कवर किया, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स।